Connective tissue is a type of tissue that provides strength, support and protection to the different parts of the body. So hello dear students, I am your teacher Kritika Rathore और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज को कवर करने वाले हैं। आज हम उसका 4 टॉपिक कवर करेंगे। 3 टॉपिक्स अपलोड हो चुके हैं। ओके, तो 4th टॉपिक है हमारा कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं एग्जाम में भी। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू में बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट्स होते हैं, तो वो सारी चीजें आज की इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट होगी, सॉल्व होगी। ओके, तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू है ना। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही समझ में आ रहा है, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है। और ये चीज तो मैंने तुम लोगों को इंट्रो में भी बता दी थी कि कनेक्टिव टिश्यू इज अ टाइप ऑफ टिश्यू व्हिच प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, ठीक है, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कनेक्ट भी करता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। अब हम आगे देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू, अब टिश्यू है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल से मिलकर बना होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यूज, टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है, हमारी पूरी बॉडी फॉर्म होती है, राइट। तो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर वाइडली स्पेस्ड इन एन इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। इसको खीर के एग्जांपल से इमेजिन करना। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स का मतलब अच्छे से याद रखना, मैट्रिक्स मींस किसी भी चीज का बेस। जैसे कि अगर हम खीर खाते हैं, ठीक है, खीर खा रहे हैं, अब खीर में जो मिल्क होता है ना, जो मिल्क होता है वो क्या है? बेस है। और उसमें तुम्हें काजू, किशमिश, बादाम, चारोली, जो भी चीजें दिखती है ना, चावल भी है, मेन तो चावल ही है, ठीक है, तो वो सब क्या है? उस खीर का, उस खीर में इसको सेल्स की तरह कंसिडर करो, ठीक है। तो ये जो खीर में बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो सॉलिड पार्ट होता है, उसको तुम सेल्स कंसिडर करना, और जो मिल्क है ना, उसको बेस कंसिडर करना, बेस या फिर मैट्रिक्स, है ना। बायोलॉजिकल टर्म में हम बेस को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है। तो सेल्स आर वाइडली स्पेस्ड इन एन इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। अब इंटर का मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंटर मतलब दो के बीच में, और इंट्रा मतलब किसी चीज के अंदर। अगर मैं इंट्रासेल्युलर बोल रही हूँ मतलब सेल के अंदर की बात कर रही हूँ, और अगर मैं इंटरसेल्युलर बोल रही हूँ मतलब मैं दो सेल के बीच की बात कर रही हूँ या फिर बहुत सारे सेल्स के बीच की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू काम क्या करता है? जो भी सेल्स होते हैं ना, ये बहुत सारे सेल्स हैं, तो ये सेल्स का एक तरीके से बेस बना रहा है, ये सेल्स की पैकेजिंग करता है। क्या करता है? सेल्स की पैकेजिंग करता है, ठीक है, मतलब सेल्स के बीच में स्पेस भरता है। ओके, मैट्रिक्स कंपोजिशन डिसाइड्स फंक्शन, फ्लूइड, सॉलिड, फाइब्रस, है ना। अब देखो, अगर मैट्रिक्स मतलब इनके बीच की, सेल्स के बीच की जो स्पेस है, अगर वो फ्लूइड है ना, लिक्विड है, तो अपन उसको बोलेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर उनके बीच की जो मैट्रिक्स है, जो स्पेस है, वो सॉलिड है, तो अपन उसको बोलेंगे सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। और अगर इनके बीच की जो मैट्रिक्स है, जो स्पेस है, वो फाइबर से भरी हुई है, तो अपन उसको बोलेंगे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और इसको भी अपन 2 टाइप्स में डिफरेंशिएट करते हैं आगे जाकर, जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंटेन्स व्हाइट एंड येलो फाइबर्स। अब जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें तुम 2 टाइप्स पढ़ने वाले हो, दैट इज व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू एंड येलो कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, येलो कोलेजन फाइबर्स सॉरी, और व्हाइट कोलेजन फाइबर्स, है ना। अब फंक्शंस क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस होते हैं बाइंडिंग, सपोर्ट, फिलिंग स्पेसेस एंड ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस, है ना। जैसे ब्लड होता है, तो ब्लड क्या है? ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है ना। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ब्लड के जो सेल्स होते हैं उसका जो बेस है ना, वो जो सेल्स है वो किस में तैर रहे हैं? वो प्लाज्मा में तैर रहे हैं ना। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पानी है, तो ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अगर तुम लोगों ने बेटा 7th क्लास में थोड़ा भी पढ़ा हो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो तुम्हें ये चीज पता होगी, ठीक है। फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू बाइंडिंग का काम करता है, मतलब सेल्स को कनेक्ट करता है, ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। इसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, है ना। जैसे बोन्स हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है। किसी ने तुम्हें एक पंच मारा तो तुम भी उसको एकदम एक पंच मार दोगे दोबारा से, ठीक है। और ये स्पेस फिल करता है। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, तो खीर के एग्जांपल लिख लेना। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? तो मैंने तुम लोग को बता दिया, सॉलिड होता है ना। अगर मैट्रिक्स सॉलिड है तो उसके बेस पर कनेक्टिव टिश्यू मतलब अगर मैट्रिक्स सॉलिड है तो कुछ और टाइप का होगा, मैट्रिक्स फ्लूइड है तो किसी और टाइप का होगा, ठीक है। मैट्रिक्स में फाइबर भरे तो उसको फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं। ये सारी चीजें मैंने तुमको बोल दिया है ना। अगर मैट्रिक्स फ्लूइड है तो उसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं, ठीक है। अब एक और चीज देखो, एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, है ना। कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, है ना। अगर जो स्पेस है, जो मैट्रिक्स है, वो थोड़ी सी लूज है ना, तो उसको अपन बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स कैसी है? थोड़ी ढीली ढाली सी है, लूज है ना। जैसे पर्दे को हाथ लगा लो, पर्दा कैसा लगता है? लूज लूज सा नहीं लगता है, तो उसको अपन बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आते हैं एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू।
एडिपोज मतलब फैट, है ना, फैट भी थोड़ा लूज लूज सही होता है। फिर इसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब बेटा अगर सेल्स के बीच की जो मैट्रिक्स है या फिर ऑर्गन्स के बीच की जो मैट्रिक्स है, जो स्पेस है, अगर वो डेंस है, घनी है, ठीक है, और टाइटली पैक्ड है सेल्स आपस में, तो उस कनेक्टिव टिश्यू को बोला जाता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आते हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स को भी आगे पढ़ना है। अब आगे देख लेते हैं ब्लड। तो ब्लड किस में आता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, इसको देखते हैं। फिर जो भी मैंने लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू लिखवाया था उसको भी डिटेल में पढ़ना है। तो पहले ब्लड, ब्लड क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब ब्लड में क्या भरा हुआ है सबसे ज्यादा, ब्लड का बेस क्या है, तो ब्लड का बेस है प्लाज्मा। और बेटा ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, ये डेटा तुमको याद रखना पड़ेगा। और जो सेल्स होते हैं ब्लड के वो 45% होते हैं, ठीक है। जो ब्लड होता है ना, ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक ब्लड का फ्लूइड कंपोनेंट होता है और एक ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट होता है। जो लिक्विड कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। फ्लूइड और लिक्विड लिख रही हूं मैं भी, महान है, फ्लूइड और सॉलिड, ठीक है। जो सॉलिड कंपोनेंट होता है उसमें आते हैं ब्लड सेल्स, एंड ब्लड सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। इनके फंक्शंस बताने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि 7th क्लास से पढ़ लेते हो, फिर भी बता देती हूँ। आरबीसी जो होता है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, डब्ल्यूबीसीज को हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं क्योंकि जितने भी जर्म्स होते हैं हमारी बॉडी में उसका खात्मा कर देता है, उसको किल कर देता है। एंड जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग करता है, ठीक है। और फ्लूइड, फ्लूइड पार्ट जो होता है ब्लड का उसको बोला जाता है ब्लड प्लाज्मा। तो जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का मतलब ब्लड प्लाज्मा वो होता है 55% और जो ब्लड सेल्स होते हैं वो होते हैं 45%, ठीक है, ओके। तो प्लाज्मा 55% और प्लाज्मा में भी बेटा 90% तो वाटर होता है। क्या होता है, 90% वाटर होता है, ठीक है। बाकी जो 10% है वो होते हैं प्रोटीन्स, फाइब्रिनोजन, है ना, इनका परसेंटेज याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट और सॉलिड पार्ट का तुमको कंपोजिशन याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। फिर सेल्स, मैंने बोला था कि ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं, है ना, एक फ्लूइड कंपोनेंट, एक सॉलिड कंपोनेंट। तो फ्लूइड कंपोनेंट के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या उसमें होता है, ठीक है। अब उसका जो सॉलिड कंपोनेंट है उसमें क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स 3 तरीके के होते हैं, मैंने अभी बताया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। अगर आप 11th में बायोलॉजी लोगे तो इसको डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, बहुत डिटेल में आता है ये चैप्टर, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आरबीसी इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, है ना। फिर प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, साइट मतलब होता है सेल, साइट मतलब होता है सेल, ठीक है। तो आरबीसीज एरिथ्रोसाइट, आरबीसीज कंटेन हीमोग्लोबिन। आरबीसीज में क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन, 4 हीमोग्लोबिन होते हैं एक आरबीसी में, और वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन बेटा हमारा जो ब्लड होता है या फिर पानी में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की तो अच्छी खासी होती है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की बहुत कम होती है। डब्ल्यूबीसीज को हम बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी क्योंकि इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद डब्ल्यूबीसीज के भी तुमको टाइप्स यहाँ से नाम लिख दिया गया है। अगर तुम 11th में बायोलॉजी लोगे तो तुमको डिटेल में आएगा कि चलो यहाँ तो तुम्हें सिर्फ नाम लिख के दिए है ना, देयर आर ओनली नेम्स मेंशन्ड हियर, है ना, जैसे मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स। तुम्हें इसका स्ट्रक्चर, ये कितनी क्वांटिटी में होते हैं, इनके फंक्शन सब कुछ आएंगे 11th में, है ना। फिर उसके बाद प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स में होता है प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। ये स्पिंडल शेप का होता है, स्पिंडल शेप जानते हो, इस तरीके का शेप, इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप, जो बीच में से थोड़ा ब्रॉड होता है और एंड से नैरो होता है ना, टेपरिंग एंड्स होते हैं इसके। फिर हेल्प इन क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे मान लो कि तुमको यहाँ पर गलती से सुई लग गई, है ना, तुम्हें निडल लग गई और तुम्हें खून आ रहा है। अब आइडियली हम करते क्या है कि वहां पर थोड़ी देर तक हाथ प्रेस करके खड़े रहते हैं, तो थोड़ी देर में मतलब कुछ सेकंड में ही ब्लड जो होता है वो क्लॉट हो जाता है, ठीक है, मतलब ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। लेकिन बेटा अगर तुम्हारी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी है तो वो ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, बहता रहेगा बहता रहेगा बहता रहेगा और तुम कमजोर हो जाओगे, ठीक है, और फिर इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये चीज बहुत फेटल होती है ना। चल स्केलेटल टिश्यू, अब पढ़ते हैं स्केलेटल टिश्यू। ये भी कनेक्टिव टिश्यू, ये पूरा अभी हम कनेक्टिव टिश्यू ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्केलेटल टिश्यू देख लो, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू का काम क्या होता है, स्केलेटल टिश्यू का बेटा काम होता है बॉडी का ढांचा बनाना, ठीक है, बॉडी का फ्रेमवर्क बनाना। जैसे अगर घर बनता है तो उससे पहले आयरन के जो भी पिलर्स वगैरह लगाते हैं वो लोग, उस पर ईंट रखते हैं, है ना, फिर सीमेंटिंग करते हैं। तो जो आयरन होता है, आयरन की वो लोग रॉड्स लगा के पूरे जो पिलर्स बनाते हैं, है ना, उससे वो घर का फ्रेमवर्क करते हैं, ठीक है, घर का फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं। उसी तरीके से
हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क होता है वो कौन बनाता है, वो बनाता है स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, स्केलेटल टिश्यू में क्या क्या चीजें आती हैं, तो स्केलेटल टिश्यू का फंक्शन याद रखना कि ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है और बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। स्केलेटल टिश्यू में तुम पढ़ोगे बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स के बारे में पढ़ते हैं तो बोन की जो मैट्रिक्स होती है, जैसे बेटा कभी तुमने अगर गोलमाल पिक्चर देखी हो तो तुमने देखा कि कुत्ता ऐसे हड्डी लेके घूम रहा है, ठीक है, तो बोन के बीच में तुमको दिखती है मैट्रिक्स, है ना, क्या दिखती है, ये है बोन मैरो, और बोन में तुमको दिखती है मैट्रिक्स। क्या दिखती है बोन में? मैट्रिक्स, मतलब बोन का बेस। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स होती है इसकी हार्ड होती है, इसकी मैट्रिक्स में कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन, प्रोटीन का नाम है ओसिन। क्या नाम है? ओसिन। ठीक है, तो इसकी मैट्रिक्स हार्ड होती है, इसलिए जो बोन होती है वो कितनी ज्यादा हार्ड होती है, टफ होती है। ठीक है, फिर इसके जो सेल्स होते हैं, बोन में भी सेल्स होते हैं, तो बोन के सेल्स को बोला जाता है ऑस्टियोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक रिंग्स, और ये जो ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स होते हैं ना वो ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स होती है ना उसमें अरेंज्ड होते हैं। लैमिले अराउंड द सेंट्रल कैनाल। ठीक है, और उनके बीच में लैमिले, लैमिले मतलब एक खाली स्पेस, है ना। लॉन्ग बोन्स हॉलो कंटेन मैरो कैविटी विथ बोन मैरो। ठीक है, बोन के बीच में बेटा जो बड़ी बड़ी बोन्स होती है, उन बड़ी बड़ी बोन्स के बीच में एक कैविटी होती है, कैविटी मतलब एक खाली जगह होती है, उसको बोला जाता है बोन मैरो। बोन मैरो में आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज, दूसरा स्केलेटल टिश्यू है कार्टिलेज। ठीक है, अच्छा बोन का काम क्या होता है? बोन का काम होता है बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड करना, बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, चलो कार्टिलेज, कार्टिलेज कैसा होता है? इलास्टिक होता है, लेस हार्ड देन बोन, की बोन से कम हार्ड होता है, मतलब कार्टिलेज इलास्टिक होता है। अगर तुम अपना ईयर पिन है ना इसको टच करोगे, या फिर बेटा तुम्हारे नोज में ये जो सेप्टम प्रेजेंट है, ठीक है, इसको टच करोगे तो यहाँ के कार्टिलेज है, जो कार्टिलेज होता है मूवेबल होता है। वहीं बेटा अगर तुम सोचो तुम बोन को मूव करो तो वो मूव नहीं होती। अगर मैं अपनी रिस्ट को मूव कर रही हूँ तो वो बोन मूव नहीं हो रही बेटा, वो मसल से, जिस वजह से मैं मूवमेंट कर पा रही हूँ अपने रिस्ट का। ठीक है, मैं अपने रिस्ट को मूव कर पा रही हूँ। ठीक है, लेकिन जो बोन होती है बेटा, अगर बोन मूवमेंट करने लग गई ना तो बोन टूटी जाती है, फिर तुमको हड्डी जुड़वानी पड़ती है, जिसको बोलते थे फ्रैक्चर। ठीक है, तो कार्टिलेज, कार्टिलेज कैसा होता है? इलास्टिक होता है, लेस हार्ड देन बोन। इसकी जो मैट्रिक्स होती है ना उसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? कॉन्ड्रिन। इनके प्रोटीन नेम याद रखना। और जो बोन में प्रोटीन होता है वो होता है ओसिन, और जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है? कैल्शियम सॉल्ट्स की मैट्रिक्स होती है, कैल्शियम सॉल्ट्स एंड ओसिन। इसी वजह से कैल्शियम सॉल्ट्स जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, बहुत रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कार्टिलेज, कार्टिलेज इलास्टिक होते हैं, है ना, बोन से कम हार्ड होते हैं। इनकी मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है और इनके सेल्स को बोला जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन है तो याद रखना कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलेंगे, है ना। एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, और कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है उसमें कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, मतलब ऐसे धसे हुए होते हैं। फाउंड एट जॉइंट्स, नोज, ईयर, ट्रेकिया, लैरिंग्स, मैंने तुम लोगों को बताया था। और रेस्पिरेटरी सिस्टम 10th में, 10th का वैसे मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया, लेकिन तुम 9th में तो तुम 10th का तो नहीं देखोगे ना, ऑब्वियसली बात है। लेकिन मैं इतना बता देती हूँ कि जो हमारी ट्रेकिया, ट्रेकिया मतलब विंड पाइप जिसमें से एयर पास होती है, तो बेटा उसके अराउंड भी ना कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती है, कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट होती है, ताकि जो तुम्हारा ट्रेकिया का पाइप है ना, जो विंड पाइप है, वो कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो रिंग्स होती है कार्टिलेज की उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स, जहां से साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ मैं, वहां भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ओके, नोज मैंने बताया ही था, नोज में जो सेप्टम है वहां कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ ईयर पिन्ना में भी कार्टिलेज प्रेजेंट है। ओके, तुम्हारे जॉइंट्स जो होते हैं उसमें भी कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, जो जॉइंट्स है। ठीक है, फंक्शन, फंक्शन क्या है कार्टिलेज का? बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। देखो बॉडी को सिर्फ स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी की भी होती है। अगर मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ होती तो शायद मैं मूवमेंट नहीं कर पाती, मतलब सिर्फ स्ट्रेंथ होती है, अगर सिर्फ बोन होती है अगर मेरी बॉडी में, है ना, तो मैं एकदम रिजिड होती, मैं मूव नहीं कर पाती। ठीक है, क्योंकि अगर मूव करती तो बेटा बोन तो खचाक टूटी जाती, लेकिन क्योंकि मेरी बॉडी में कार्टिलेज है, मसल्स हैं, उस वजह से मैं मूव कर पा रही हूँ। तो बॉडी में हर चीज की जरूरत होती है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मैंने बताया था कि अगर ऑर्गन्स के बीच में, सेल्स के बीच में फाइबर्स प्रेजेंट है ना, अगर फाइबर्स सेल्स को ज्वाइंट कर रहे हैं या ऑर्गन्स को ज्वाइंट कर रहे हैं आपस में, तो मैं उसको बोलती हूँ, उस कनेक्टिव टिश्यू को फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो एक होता है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब इनका नाम ऐसा क्यों है वो बता देती हूँ। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू येलो कलर के होते हैं, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू व्हाइट कलर के होते हैं। फंक्शन देख लेते हैं।
येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इलास्टिक होते हैं, इनकी मैट्रिक्स में येलो फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से ही लिगामेंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं वो बताती हूँ, लेकिन उससे पहले लेट मी ड्रिंक वाटर। ओके, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनका नेचर होता है इलास्टिक, मतलब ये बॉडी को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और इन्हीं टिश्यूज की वजह से लिगामेंट्स बनते हैं। बेटा लिगामेंट्स का काम होता है बोन से बोन को कनेक्ट करना, ठीक है। हमारी जो बोन्स हैं वो दूसरी बोन से किसी ना किसी माध्यम से तो कनेक्ट होगी ना। जैसे बेटा जो ईट होती है, ये घर बना हुआ ये स्टूडियो है ना, मान लो इसमें ईट है ना, तो बेटा वो जो ईट है वो कैसे कनेक्ट होगी? किसी ना किसी सीमेंटिंग मटेरियल से, है ना। सीमेंटिंग मटेरियल से तो कनेक्टेड होती है। उसी तरीके से बेटा जो बोन होती है, हमारी बॉडी में बोन्स तो है लेकिन वो हवा में तो नहीं उड़ रही है ना, वो कनेक्टेड है किसी न किसी चीज से। तो किससे कनेक्टेड है? वो कनेक्टेड होती है लिगामेंट से, एंड लिगामेंट्स आर मेड फ्रॉम येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फिर होता है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। इनकी जो मैट्रिक्स होती है वो कम होती है, मतलब इनके पास जो मैट्रिक्स है वो कम है, ठीक है। फिर उसके बाद बंडल्स ऑफ व्हाइट फाइबर्स, इनके पास व्हाइट फाइबर्स के बहुत सारे बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, और ये बॉडी को एकदम ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और ये फॉर्म करते हैं आगे जाकर टेंडन्स। और बेटा टेंडन्स का काम होता है मसल से बोन को कनेक्ट करना, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था कि हमारी बॉडी में सिर्फ बोन्स प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ मसल्स प्रेजेंट नहीं है। अगर सिर्फ मसल्स प्रेजेंट होती तो मैं सीधे खड़े भी नहीं हो पाती, है ना, और अगर सिर्फ बोन्स प्रेजेंट होती तो मैं मूवमेंट नहीं कर पाती। तो हमारी बॉडी को दोनों चीजों की जरूरत है। तो बोन टू बोन कनेक्शन कौन करता है? लिगामेंट्स। मसल टू बोन कनेक्ट कौन करता है? टेंडन्स, ठीक है। और टेंडन्स आर मेड फ्रॉम व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इनकी जो मैट्रिक्स होती है उसमें कौन से बंडल्स होते हैं? उसमें बंडल्स होते हैं व्हाइट फाइबर्स के, ठीक है। और इनकी मैट्रिक्स कम होती है, मतलब इनके पास व्हाइट फाइबर्स की जो बंडल्स हैं वो कम होते हैं, है ना। चलो यहाँ पर मैंने डायग्राम पेस्ट किया टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो यहाँ देख सकते हो ये मसल है ना, और ये बोन है, ये जो तुम्हें दिख रही है ना ये बोन है, ठीक है। तो मसल टू बोन को कौन कनेक्ट कर रहा है? टेंडन्स, ओके। फिर लिगामेंट्स क्या है? ये एक बोन है ना, और ये एक बोन है। बोन टू बोन, ये ब्लू कलर का जो है ये बोन है, ये भी नीचे बोन है, ठीक है। इसको कौन कनेक्ट कर रहा है? ये जॉइंट दिख रहा है तुमको, है ना, उसको कौन कनेक्ट कर रहा है? लिगामेंट, ठीक है। ये भी लिगामेंट है, ये भी लिगामेंट है, क्योंकि ये दोनों बोन्स भी इसी से कनेक्टेड हो रही। चल फिर एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या होता है? मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब आपकी बॉडी में ये बहुत वाइडली कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। मतलब ये बहुत ज्यादा पाया जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है। फिल्स स्पेसेस इनसाइड ऑर्गन्स। इसका काम होता है ऑर्गन्स के अंदर स्पेस फिल करना, ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है, ऑर्गन्स के बीच में नहीं। फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, जैसे ये स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे ये मेरी स्किन है, स्किन के नीचे भी तो मसल्स हैं, ठीक है। ये स्किन है मेरी, स्किन के नीचे क्या है? मसल्स हैं, है ना। तो स्किन और मसल्स को ये कनेक्ट करता है ना। अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अराउंड भी कौन सा टिश्यू होता है? एरियोलर टिश्यू होता है। ब्लड वेसल्स के अराउंड, है ना। नर्व्स के अराउंड, है ना, ये नर्व्स दिख रही है, ये वेन्स है ना, ये जो नर्व्स है, नर्व्स के अराउंड भी क्या होता है? एरियोलर टिश्यू होता है, ठीक है। और बोन मैरो, है ना, बोन मैरो में भी एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद फंक्शन, है ना। फंक्शन सपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी पैकिंग टिश्यू, ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और साथ में इसको पैकेजिंग टिश्यू क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये सेल्स के अंदर जो भी सेल्स होते हैं, ऑर्गन्स के अंदर जो भी सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है पैकेजिंग टिश्यू। अब यहाँ पर देख सकते हो ये इसका स्ट्रक्चर है, एरियोलर टिश्यू का क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन। अच्छा ये तुम्हारी वेन्स है, ठीक है, नर्व्स ब्रेन से निकलती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें 10th में आई, ओके। फिर क्रॉस सेक्शन इसका देख लेते हैं। मैक्रोफेज, है ना, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक मैक्रोफेज प्रेजेंट होता है ना। मैक्रोफेज एक टाइप का WBC है। फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट के अंदर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने पढ़ा हुआ है ना, येलो कोलेजन फाइबर्स, है ना, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स होते हैं। फिर मास्ट सेल्स होते हैं। इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है, क्योंकि डिटेल पढ़ना है तो वो 11th में ही आएगा। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है?
इनके सेल्स को बोला जाता है एडिपोसाइट। साइट मतलब सेल्स, एडिपोसाइट्स फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स, मतलब जैसे ये सेल है इसके अंदर बड़े फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इस सेल को बोला जाता है एडिपोसाइट। मतलब ऐसे सेल्स जो फैट स्टोर करते हैं उनको बोलते हैं एडिपोसाइट। फाउंड बीनीथ स्किन, एडिपोस टिश्यू कहाँ होता है? स्किन के नीचे होता है। क्यों? हमारी स्किन को भी तो फैट की जरूरत है ना, हमारी बॉडी में फैट तो होना चाहिए ना। तो जो फैट होता है वो एक्चुअली हमें कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। जैसे हम तकिया लगा के क्यों सोते हैं? क्योंकि जो पिलो होता है वो हमारे हेड को बचाता है कि नहीं, इसलिए हम पिलो यूज करते हैं, इसलिए हम बेड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमें कुशनिंग इफेक्ट मिलता है। वैसे बेटा हमारी बॉडी के अंदर भी कुशनिंग इफेक्ट जरूरी है। ऐसा नहीं कि तुम जरा से टकरा गए तो तुम्हें एकदम भयंकर चोट ही लग गई है ना, या फिर तुम्हारे ऑर्गन सारे टूट के बिखर गए, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में ऑर्गन्स के बीच में या सेल्स में फैट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उस फैट्स को जो सेल्स स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं एडिपोसाइट्स। कहाँ पाए जाते हैं ये? अराउंड हार्ट के अराउंड पाए जाते हैं, ठीक है। किडनीज के अराउंड होते हैं, और तुम्हारी आई बॉल्स है ना, ये आई बॉल्स उसके अराउंड भी प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन होता है फैट को स्टोर करना, इंसुलेशन प्रोवाइड करना। इंसुलेशन मैंने तुमको बता दिया। अच्छा, इंसुलेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी को सर्दी गर्मी इन सारी चीजों से बचा के रखना, ठीक है। प्रिवेंट्स हीट लॉस को प्रिवेंट करना, क्योंकि बेटा हमारी बॉडी जो है ना उसको हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस, और बॉडी को उस टेम्परेचर को मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी इसी टेम्परेचर पर प्रॉपरली वर्क करती है। अगर ये टेम्परेचर डिसबैलेंस हुआ तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है ना, बॉडी की जितनी भी फंक्शनिंग है, कोई चीज टूट रही है, कोई चीज बन रही है, वो सारी चीजें भी डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है कि हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है हीट लॉस से, और हमारी बॉडी को कुशनिंग प्रोवाइड करता है। एडिपोस टिश्यू का यहाँ डायग्राम है ना, देखो ये एडिपोसाइट सेल है, टिश्यू भी तो सेल से मिलकर बनते हैं, तो ये क्या एडिपोसाइट सेल। अभी जो एडिपोसाइट है ये नॉर्मल सेल जैसा ही होता है, बस इसमें फैट मॉलिक्यूल बड़ा होता है और बाकी ऑर्गेनेल्स बेचारे साइड में पिचके हुए हैं ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दिख रही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसमें और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये नॉर्मल सेल जैसा ही है। बस ये जो सेल है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है नॉर्मल सेल का। क्यों? क्योंकि इसमें फैट है बहुत सारा, ये फैट स्टोर कर रहा है। देखो कितना बड़ा फैट ग्लोब्यूल है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, बाकी सारी चीजें सेम है। ये है फैट रिजर्वॉयर, है ना। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स तो हमने डिस्कस कर लिए। यहाँ पर एक्चुअली तुमको टेब्यूलर फॉर्म में उसके टाइप्स दे दिए गए हैं, तो इस टेबल को तुम खुद पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने सारा तो समझा ही दिया है ना, कि ब्लड है ना, ब्लड की मैट्रिक्स कैसी होती है, प्लाज्मा फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, बोन की जो मैट्रिक्स होती है वो हार्ड होती है, कार्टिलेज की मैट्रिक्स इलास्टिक होती है, उसमें कॉन्ड्रिन नाम का प्रोटीन होता है, बोन में कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, ओसिन नाम का प्रोटीन होता है, लिगामेंट्स में येलो फाइबर्स होते हैं, लिगामेंट्स येलो फाइबर से मिलकर बनता है, टेंडन्स व्हाइट फाइबर्स से बनता है, ठीक है। एरियोलर टिश्यू, इसकी मैट्रिक्स लूज होती है, फाइब्रस होती है। एडिपोस टिश्यू में बहुत सारा फैट होता है, ठीक है। मेन सेल्स, अब इनमें कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं? तो ब्लड के सेल्स कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। बोन के जो सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, कार्टिलेज के सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, लिगामेंट्स के सेल्स को बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट, टेंडन्स के सेल्स को भी फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि फाइबर से मिलकर बने ना, है ना, और फाइबर्स भी तो फाइब्रस सेल से ही मिलकर बने होंगे, ऑब्वियसली बात है। एरियोलर टिश्यू भी फाइब्रोब्लास्ट और भी कुछ सेल से मिलकर बनता है, ठीक है। और एडिपोस टिश्यू में होते हैं एडिपोसाइट। टिश्यू है तो सेल से ही मिलकर बना होगा ना, सेल से टिश्यूज बनते हैं। फंक्शन, ब्लड का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है, डिफेंस प्रोवाइड करना, क्योंकि उसमें WBCs होते हैं, क्लॉटिंग क्योंकि प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। बोन का फंक्शन है बॉडी को सपोर्ट देना, प्रोटेक्शन देना और बॉडी का ढांचा बनाना, फ्रेमवर्क फॉर्म करना। कार्टिलेज के फंक्शन है बॉडी को स्ट्रेंथ देना, है ना, और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करना साथ में। लिगामेंट्स का काम होता है बोन से बोन को कनेक्ट करना और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। टेंडन्स का काम होता है मसल टू बोन कनेक्ट करना, बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है। एरियोलर टिश्यू का काम होता है जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें स्पेस फिल करना, सपोर्ट देना, ठीक है। एडिपोस टिश्यू का काम होता है फैट स्टोर करना, बॉडी को हीट से बचाना, इंसुलेशन प्रोवाइड करना एंड बॉडी को कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना, झटकों से बचाना, ठीक है। फिर लोकेशन, ब्लड पाया जाता है, ब्लड तो बेटा पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो वो तो ऑल बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। बोन जो है उसकी लोकेशन है स्केलेटन,
ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि बोन तो आपका फ्रेमवर्क बना रहा है ना बॉडी का, तो वो तो कंकाल होता है ना, एक तरीके से आपका कंकाल बनाता है, फ्रेमवर्क बना रहा है, तो स्केलेटन है ना। कार्टिलेज की लोकेशन है नोज, ईयर, ट्रकिया, कितने अच्छे से बताया था। लिगामेंट्स आपके जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। टेंडन्स की लोकेशन है मसल्स, ठीक है। टेंडन्स का प्रेजेंट होते हैं, मसल टू बोन को कनेक्ट करते हैं ना, तो उनके बीच में होते हैं, ठीक है। और लिगामेंट्स बोन टू बोन के बीच में। बोन टू बोन के जो मतलब जो चीज बोन से बोन को कनेक्ट करती है उसको जॉइंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? जॉइंट, ठीक है। तो इसलिए लिखा गया है कि जो लिगामेंट्स होते हैं वो जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये आपके जॉइंट्स में यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पैर के जॉइंट्स हो गए। फिर इसके बाद एरियोलर टिश्यू स्किन में होता है, वेसल्स ब्लड वेसल्स के अराउंड होता है, ठीक है। और नर्व्स के अराउंड होता है, ठीक है। नर्व्स जो सिग्नल्स ट्रांसपोर्ट करती है, अभी उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। सिग्नल्स ट्रांसफर करती है। फिर एडिपोज टिश्यू स्किन में होता है, किडनीज में होता है, आई बॉल्स के अराउंड होता है। अब आता है नर्वस टिश्यू, जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो नर्वस टिश्यू भी हम अच्छे से पढ़ते हैं। स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर रिसीविंग स्टिमुलाई। बेटा तुम्हें पता है कि टिश्यू जो सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स इस शेप के होते हैं या इस शेप के होते हैं ना, लेकिन नर्वस टिश्यू एक मॉडिफाइड वर्जन है, स्पेशल सेल्स हैं, है ना, स्पेशल सेल्स हैं जो क्या करते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ओके। स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर रिसीविंग स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिटिंग मैसेजेस। जैसे कि मेरा गरम, यहाँ पे गरम तवा था, मुझे पता नहीं था, मान लेते हैं ना, और मेरा हाथ उससे टच हो गया। अब मैंने एकदम से हाथ हटा लिया, तो मैंने हाथ क्यों हटाया? क्योंकि उस जगह जो नर्व सेल्स प्रेजेंट थे उनने जल्दी से जाके मेरे स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल दिया कि भाई कुछ लगाओ इस पे, वरना स्किन पूरी जल जाएगी ना। तो मैंने एकदम से हाथ वहां से हटा लिया ना, हाथ हटाओ, मुझे ऐसा सिग्नल मिला, मैंने हाथ हटाया और फिर उसके ऊपर कुछ लगा लिया, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती है वो इतनी फास्ट होती है, सोचो कि एक दो सेकेंड में मेरे ब्रेन ने सारी चीजें प्रोसेस कर दी, रिस्पॉन्स क्रिएट कर दिया और उसको वापस से इफेक्टर सेल्स तक पहुंचा दिया, ठीक है। इफेक्टर मसल्स मतलब जिस मसल पे मुझे वो डैमेज हुआ है ना। चलो, स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर रिसीविंग स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जिसके टुवर्ड्स हम रिस्पॉन्ड करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर टुवर्ड्स, ये 10th में बहुत डिटेल में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। External factor towards which we respond, ओके। हाँ, तो नर्वस टिश्यू में होते हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल्स को बोला जाता है न्यूरॉन्स, और इन न्यूरॉन्स का काम होता है स्टिमुलाई को रिसीव करना। अब स्टिमुलाई क्या होती है? तो स्टिमुलाई में कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर मतलब तुम हीट ले लो, लाइट ले लो, जैसे कि तुम सन देख रहे हो, ठीक है। अब सन से एकदम तेज तेज रेज आ रही है और तुम देख रहे हो, और एकदम से हम अपनी आंखों को ऐसे ऐसे क्लोज करते हैं ना, क्योंकि बहुत ज्यादा सनलाइट आ रही होती है, तो वो सारा फंक्शन वो कौन परफॉर्म कर रहा है? ये नर्वस टिश्यू ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वो जो सनरेज है, वो जो लाइट आ रही है, वो लाइट हमारे लिए स्टिमुलाई है, और उस स्टिमुलाई के टुवर्ड्स हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया? मैंने अपनी आईज क्लोज कर ली, मैं दूसरी तरफ देखने लग गई। क्यों? क्योंकि मैं उस लाइट की इंटेंसिटी को टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ। या फिर जब ठंडियों का मौसम होता है, कोल्ड होता है, तो कोल्ड भी मेरे लिए क्या स्टिमुलाई है। जब बहुत ठंडी पड़ती है तो हम क्या करते हैं? तो हम स्वेटर पहन लेते हैं। तो ठंडी क्या है? एक एक्सटर्नल फैक्टर है। कोल्ड इज एन एक्सटर्नल फैक्टर जिसके प्रति, जिसके टुवर्ड्स मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, ओके। फिर उसके बाद रिसीविंग स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिटिंग मैसेजेस। चलो, फंक्शनल यूनिट होती है इसकी न्यूरॉन। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि तुम्हें ये चीज तो समझ आई नहीं होगी कि मैसेजेस कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो वो चीज मैं समझाती हूँ कैसे ट्रांसफर होते हैं ना। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और ये चीज 10th में भी आती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम दिखा देती हूँ, ठीक है। ये एक सेल है, ठीक है। न्यूरॉन एक सेल है, वो सेल देखो कितना बड़ा है ना। और न्यूरॉन जो होता है वो लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी का। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं। पहला है सेल बॉडी। सेल बॉडी को साइटोन भी बोला जाता है। बेटा साइटोन में एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड होता है साइटोप्लाज्म, है ना। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होते हैं, वैसे इसका भी साइटोप्लाज्म है। और इस साइटोप्लाज्म में ना छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, मतलब ग्रेन जैसे पार्टिकल्स होते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। फिर बेटा यहाँ से कुछ ब्रांचेस निकल रही होती है ना। देयर आर मेनी ब्रांचेस दैट आर अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन और सेल बॉडी व्हिच इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। के बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। और ये जो सेंटर में वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल।
ठीक है। फिर इसके बाद बेटा ये जो साइटोन है वो ओपन हो रहा है एक्सॉन में। एक्सॉन जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है न्यूरॉन का, ओके, नेफ्रॉन मत लिख देना। तो एक्सॉन, सिग्नल गया एक्सॉन के पास, और फिर उसके बाद लास्ट में आ जाती है नर्व एंडिंग, ठीक है, नर्व एंडिंग। फिर यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट होते जाता है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन यहां से मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो होता है साइटोन, वैसे मैंने सब बताई दिया वहां पर, बट स्टिल साइटोन में न्यूक्लियस होता है, ओके, उसके अराउंड साइटोप्लाज्म होता है, कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। अब बेटा न्यूरॉन है वो है तो एक सेल ना, और तुम दुनिया का कोई भी सेल उठा दो, उसके ऊपर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, मतलब वो लिपिड्स एंड फोस्फेट से मिलकर ही बनती है। बस कहीं कहीं उसका नाम कुछ अलग हो जाता है ना, जैसे मसल से तो सार्कोप्लाज्म हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम, ओके, लेकिन हर सेल के पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसके अराउंड भी एक मेम्ब्रेन कवर्ड होती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर होते हैं डेंड्रॉन्स, ठीक है, शॉर्ट ब्रांच एक्सटेंशंस रिसीव इंपल्सेस। देन होते डेंड्राइट्स, फाइनर ब्रांचेस, और उन्होंने क्या कर दिया, डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स को भी और ज्यादा बता दिया डिटेल में, ठीक है, मतलब उन्होंने और ज्यादा उसको डिफरेंशिएट कर दिया। अगर तुम डेंड्राइट्स तक भी लिख के आओगे तो चल जाएगा। डेंड्राइट्स में तुम इतना लिख देना कि ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम साइटोन, ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम साइटोन आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। अब पता है इन्हें डेंड्रॉन किसको बोला है, इन्हें डेंड्रॉन बोला है बेटा सेल बॉडी से ये जो ब्रांचेस निकल रही है छोटी छोटी से, उसको बोला डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन से जो आगे जाके ब्रांचेस निकल रही है ना उसको ये बोल रहे डेंड्राइट्स। क्या बोल रहे, डेंड्राइट्स, ठीक है, ओके। फिर आता है एक्सॉन, तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस एंड्स इन टर्मिनल ब्रांचेस, है ना। तो एक्सॉन क्या होता है, साइटोन जो होता है एक्सॉन में ओपन होता है, और एक्सॉन एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, कवर्ड बाय अ शीट, और इसके ऊपर एक शीट होती है जिसको बोलते हैं माइलिन शीट। और माइलिन शीट का एक्चुअली काम ये होता है कि उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को और फास्ट कर देना, ठीक है, ये माइलिन शीट का काम होता है। लेकिन इसके डिटेल में तुमको नहीं जाना है क्योंकि बेटा ये 11th में आता है कि माइलिन शीट, है ना, नोड ऑफ रैंडवेल, ये सारी चीजें भी आती है, ओके, लेकिन उस पर अपने को जाना नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो कि उसके अराउंड माइलिन शीट होती है ना, वो इंसुलेशन का भी काम करता है। फिर साइनेप्स, साइनेप्स क्या होता है, तो साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। इसको अच्छे से समझो। जैसे एक न्यूरॉन है, ये इसकी नर्व एंडिंग्स है, ठीक है, और ये दूसरा न्यूरॉन है। अब बेटा जो सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाना होता है, यही होता है, लेकिन इनके बीच में गैप आ जाता है, ठीक है, इस गैप को बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्स। तो साइनेप्स मतलब क्या होता है, अ जंक्शन और गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, है ना। नर्व एंडिंग, इस पहले न्यूरॉन के नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं साइनेप्स। और पता है होता क्या है, तुम बोलोगे मैम या तो सिग्नल टूट जाता है, सिग्नल टूट जाता है तो फिर कैसे सिग्नल पास होता है ना ब्रेन तक या फिर मसल्स तक, कैसे सिग्नल पहुंचेगा, है ना। तो होता ये बेटा कि यहाँ पर जो सिग्नल्स होते हैं, न्यूरॉन्स में सिग्नल्स कैसे ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, फिर उसके बाद नर्व एंडिंग तक तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल खत्म हो जाता है। अब जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पर खत्म हो गया तो ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल सिग्नल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल सिग्नल में। और सिग्नल को इंपल्स भी बोलते हैं, इस चैप्टर में याद रखना, सिग्नल को इंपल्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, कनेक्शन ना टूटे। अगर बेटा कनेक्शन टूट गया, जैसे तुम्हारा हाथ जल गया है ना, और पता चला बेटा न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन ही टूट गए, तुम्हारे ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, मैसेज कैसे जाएगा कि भैया इस बंदे का हाथ जल चुका है ना। फिर उसके बाद ब्रेन तुमको मतलब कैसे, अगर ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं तो ब्रेन रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस करेगा कि तुमको वहां से हाथ हटाना है। पता चला तुम्हारी स्किन जल रही है लेकिन तुम्हारे ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं जा रहा है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल सिग्नल में। फिर बेटा ये केमिकल सिग्नल के फॉर्म में सिग्नल ट्रेवल होता है। फिर केमिकल सिग्नल दूसरे डेंड्राइट्स तक किस में कन्वर्ट हो जाता है, वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। दिस इज इट। फिर उसके बाद लास्ट की चीज इसमें बताई नहीं है, नर्व एंडिंग्स होती है, ठीक है। एक्सॉन किस में ओपन होता है, नर्व एंडिंग्स में।
बस यही है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने ये चीज कवर की कि किस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है। और साथ में हमने नर्वस टिश्यू पढ़ा कि वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैसे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। सो दिस इज इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ज्यादा डीप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अभी इंस्टॉल करो फ्यूकी एजुकेशन ऐप।